أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. Assalamu alaikum dear students. Here is Muhammad Asif, your English teacher, with the new topic narration or direct indirect. It is very important and confusing concept for the matric students, but now it is no more confusing. इंशाल्लाह अजीज़ तलबा, नरेशन का या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है, बोर्ड में इसके 5 मार्क्स होते हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है ये अमूमन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, कंफ्यूजिंग होता है, समझ नहीं पाते। लेकिन आज हम इसको इतने आसान और सादा फहम अंदाज में बयान करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कभी भी आपको नहीं भूल पाएगा। हमने नरेशन को मेन 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, जिसपे सबसे पहले हम चेंज इन द यूज ऑफ प्रोनाउन, फिर सेकंड में चेंज इन द यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, थर्ड नंबर पर चेंज इन द यूज ऑफ टेंसेस को डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। जब ये हम सीख चुके होंगे तो फिर हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। लास्ट में हम यूज ऑफ लेट इन नरेशन भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, एंड तक देखिए इसको, तो ये यकीनन आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर कर देगा। अजीज तलबा, आइए हम देखते हैं अब कि ये असल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन होती क्या है। नरेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बोलने वाले के अल्फाज को बयान करते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं, एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अमूमन डायरेक्ट स्पीच जो है एक ऐसा सेंटेंस होता है जो बोलने वाले के हूबहू अल्फाज को हम आगे बयान कर देते हैं, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो है असल में ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद होती है और कोटेशन मार्क या स्पीच मार्क इसके इर्द गिर्द होते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में देखिए, शी सेड आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ। आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ, ये स्पीच कोमा के अंदर महफूज है। तो ये वो बोले जाने वाली की अल्फाज के एग्जैक्ट अल्फाज हैं। जैसे कहा शी सेड, उसने कहा, तो उस लड़की ने जो कहा है वो हूबहू वैसे ही इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आरिफ एंड आयशा सेड टू देयर मदर वी लाइक मैंगोज। तो इस दूसरी एग्जाम्पल में आरिफ और आयशा ने अपनी वालदा से कहा है वी लाइक मैंगोज। तो वी लाइक मैंगोज इन इन्वर्टेड कॉमास में है। एग्जाम्पल नंबर 3 में ही सेड आई एम नॉट अ थीफ। आई एम नॉट अ थीफ इन्वर्टेड कॉमा में मौजूद है। उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे कि असल में डायरेक्ट स्पीच होती क्या है और इसको लिखा कैसे जाता है। आइए तो अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। जी, इनडायरेक्ट स्पीच एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम बोलने वाले के एग्जैक्ट अल्फाज को लिखें या बोलें। इस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि बोले जाने वाले के अल्फाज को रीफ्रेज किया जाता है अपने अल्फाज में, यानी हम उसको अपने अल्फाज में बयान करते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में ज़ाहिर बात है, जब बोले जाने वाले के एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है तो हम स्पीच मार्कर या स्पीच कॉमास भी यूज़ नहीं करते। अब आप एग्जाम्पल देखें, ये जो पर्पल कलर में एग्जाम्पल नज़र आ रही है, शी सेड आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ,
ये डायरेक्ट स्पीच है, जबकि इसी डायरेक्ट स्पीच को चेंज किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, जो बिल्कुल इसके नीचे ब्लैक कलर में नजर आ रही है। She said that she was doing her home task then. ये इसका इनडायरेक्ट है। और आप देखते हैं कि अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी स्पीच मौजूद नहीं है, बल्कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगा दिया गया है। बाकी तब्दीलियां जो हैं वो कैसे रूनमा हुई हैं, जैसे आई जो है वो शी में तब्दील हो गया है, एम जो है वो वॉज में तब्दील हो गया है, माई होम टास्क हर होम टास्क में तब्दील हो गया है, जबकि नाउ देन में तब्दील हुआ है। ये हम आगे चलकर इसको सीखेंगे कि ये तब्दीलियां कैसे कैसे रूनमा होती हैं। दूसरी एग्जांपल में जो पर्पल कलर में नजर आ रही है, ही सेड आई एम नॉट अ थीफ, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। आई एम नॉट अ थीफ ये इन्वर्टेड कॉमा में मौजूद है, लेकिन जब इसको हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन ही सेड दैट ही वाज नॉट अ थीफ। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल की तरह यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगा दिया गया है। आई जो है अब वो ही में तब्दील हो चुका है, एम वॉज में तब्दील हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि हम नरेशन को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिनमें सबसे पहले जो है चेंज इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इसके अंदर कैसे तब्दील होते हैं, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि कुछ प्रोनाउंस जो है वो तब्दील हुए थे। तो ये प्रोनाउन किस तरह तब्दील होते हैं, आइए गौर करते हैं। ये जो टेबल हमारे सामने है, टेबल ऑफ प्रोनाउंस, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको समझा जाए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। इसके बगैर हम नहीं समझ सकते कि प्रोनाउन आपस में कैसे तब्दील होते हैं। जी, तो टेबल की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखें तो पहले कॉलम में सबसे ऊपर पर्सन्स है, तो इस कॉलम में जो सेकंड रो में फर्स्ट पर्सन, नेक्स्ट में सेकंड पर्सन और नेक्स्ट में थर्ड पर्सन लिखा हुआ है। यानी ये जो कॉलम है इसके एग्जैक्ट जो है रो में हम फर्स्ट पर्सन को डिस्कस करेंगे, और सेकंड वाले पोर्शन में सेकंड पर्सन को डिस्कस करेंगे, और थर्ड वाले पोर्शन में थर्ड पर्सन को डिस्कस करेंगे। अगले कॉलम में इन्हीं पर्सन्स के सिंगुलर और प्लूरल के लिए एक कॉलम बनाया गया है। फर्स्ट पर्सन के सामने आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों बॉक्सेस मौजूद हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन में भी और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट कॉलम में हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को डिस्कस किया है, उसको अब हम गौर करें। अब हमने रॉ और कॉलम वाइज दोनों तरफ गौर करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पे आई, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, जबकि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जबकि आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो मी है, पोजेसिव एडजेक्टिव माई है, और आई का पोजेसिव प्रोनाउन माइन है। इसी तरह आई का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ है। तो फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है वी, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस है, वी का पोजेसिव एडजेक्टिव आर है, वी का पोजेसिव प्रोनाउन आर्स है, और इसी तरह वी का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन आर सेल्व्स है। जी बिल्कुल, ऊपर माई सेल्फ है लेकिन नीचे आर सेल्फ है, आर सेल्व्स है। तो ये प्लूरल का रूल होता है, जिस तरह सेल्फ है उसके एंड पे एफ है, और जब इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लास्ट वाला एफ कट करके उसे वी ई एस में तब्दील कर देंगे। ये सिंगुलर और प्लूरल का रूल होता है। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन की रॉ में। सेकंड पर्सन की रॉ में सिंगुलर यू, जबकि प्लूरल भी यू है। तो इससे हमें पता चला कि यू जो है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी खुद ही है। इस तरह जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो यू है, और यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू है, जबकि इसका पोजेसिव एडजेक्टिव योर और पोजेसिव प्रोनाउन योर्स है। यू का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन योरसेल्फ,
सिंगल के लिए और yourselves हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब थर्ड पर्सन की तरफ चलते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर ही, शी और इट हैं, जबकि प्लूरल दे है। तो आइए पहले सिंगुलर्स को देखते हैं। ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम है, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव हिज है और पोजेसिव प्रोनाउन बी हिज है, लेकिन ही का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हिमसेल्फ है। इसी तरह शी जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हर इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और पोजेसिव प्रोनाउन बी हर है। शी का पोजेसिव प्रोनाउन हर्ज है और शी का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हरसेल्फ है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में अब इट को देखेंगे। इट सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जबकि इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इट होता है। इट का पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स है, इट का पोजेसिव प्रोनाउन भी इट्स है। इसी तरह इट का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन इटसेल्फ है। अब थर्ड पर्सन प्लूरल में हमारे पास दे है। दे एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन डील किया जाता है, जबकि दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम है। इसी का पोजेसिव एडजेक्टिव देयर है और पोजेसिव प्रोनाउन देयर्स है। दे का रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन देमसेल्व्स है। तो जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को एक कलर दिया है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को भी ग्रीन कलर हमने दिया है, पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए कलर डिस्कस किया है और पोजेसिव प्रोनाउन के लिए हमने रेड कलर चूज किया है। इसी तरह रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए भी हमने एक डिफरेंट कलर का इंतखाब किया है। इसका मेन रीजन ये है कि जब हम तब्दीलियां करेंगे, अगर हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो हमने तब्दीली करने के बाद उसकी जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लाना है, और अगर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं तो हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लाना है। ऑब्जेक्टिव की जगह हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं ला सकते, इसी तरह सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं ला सकते। और पोजेसिव हमारे पास अगर एडजेक्टिव्स हैं तो हमने उसकी जगह पोजेसिव एडजेक्टिव ही लाने हैं। इसी तरह अगर हमारे पास सेंटेंस में तब्दील करने के लिए पोजेसिव प्रोनाउंस हैं तो हम इन्हीं में से उसके पोजेसिव प्रोनाउंस ही लाएंगे, और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है तो फिर हम उसके मुताबिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही चेंज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड्स में हम सीखते हैं कि ये तब्दीलियां आखिरकार रूनुमा होनी कैसे हैं। आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चेंज इन द यूज ऑफ प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन कैसे तब्दील किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट्स देखते हैं इनके। ये आपके सामने दो टेबल मौजूद हैं। पहले टेबल में की कॉन्सेप्ट्स फॉर चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें अगर आप गौर करें तो से टू एरो जा रहा है टेल की जानब, जिसका मतलब है कि से टू अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच वो स्पीच होती है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है, जैसे ही सेड है या ही सेज है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है और अगला सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में मौजूद है। तो इन्वर्टेड कॉमा से पहले ही सेज या ही सेड वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होगी। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो तब्दीलियां होती हैं उनमें अगर से टू हो तो उसको हम टेल में तब्दील करते हैं, सेज टू हो तो उसको हम टेल्स में तब्दील करते हैं, सेड टू हो तो उसको हम टोल्ड में तब्दील करते हैं। इस तरह अगर टू के बगैर सिंपल से हो तो वो अगर चाहें तो तब्दील करें, चाहें तो आप उसे तब्दील ना करें, उसे हम से ही लिख सकते हैं। इस तरह अगर हमारे पास विल से है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है तो फिर हम उसको विल से में ही रहने देंगे। तो अब दूसरा की कॉन्सेप्ट हमारे पास है चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच में, कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या तब्दीलियां होनी है। जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में हमने एक टेबल को डिस्कस किया है तो ये बिल्कुल उसके मुतल्लक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट लिखा हुआ है और उसके सामने एरो जो है वो सब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है।
یہاں پہ ہم نے 3 کلر چوز کیے ہیں. بلیک کلر ہے جس میں 1 2 3 نظر آ رہا ہے اور SON نظر آ رہا ہے، جبکہ اس کے بعد پرپل کلر میں ST یعنی فرسٹ، ND یعنی سیکنڈ اور RD یعنی تھرڈ، اور اسی طرح S کے آگے مکمل ورڈ لکھا ہے جو کہ ہے سبجیکٹ، اسی طرح آبجیکٹ، اور تھرڈ ون ہے نو چینج، جس کے معنی کچھ اس طرح ہیں. اس کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایک ایکرونیم اس کا تیار کیا ہے، تبدیلیاں کیسے کی جائیں گی. تو اگر آپ بلیک کلر پہ غور کریں تو 1 2 3 ہے اور SON ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرسٹ پرسن جو ہے وہ ہمارا سبجیکٹ کے طور پر آئے گا تو اس کو ہم ہمارے پاس جو رپورٹنگ سپیچ ہے اس کے سبجیکٹ کے مطابق تبدیل کریں گے. اگر ہمارے پاس سیکنڈ پرسن ہے، رپورٹڈ سپیچ جو کہ انورٹڈ کاما میں موجود ہوتی ہے، اس میں اگر ہمارے پاس سبجیکٹ میں سیکنڈ پرسن ہے تو اسے ہم رپورٹنگ سپیچ جو کہ انورٹڈ کاماز کے باہر ہے اس کے آبجیکٹ کے مطابق تبدیل کریں گے. اور اگر ہمارے پاس رپورٹڈ سپیچ یعنی انورٹڈ کاماز کے اندر جو ایک سپیچ لکھی ہے اس کے سبجیکٹ میں ہمارے پاس تھرڈ پرسن ہے، جیسے کہ ہی شیٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم تبدیل نہیں کرتے، ان کو ہم سیم ہی رہنے دیتے ہیں. اب ان دونوں کی کنسپٹ کو ہم اپلائی کریں گے نیکسٹ آنے والی ایگزامپلز میں. امید ہے کہ آپ اسے سمجھ چکے ہوں گے. اگر پھر بھی کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کومنٹس میں بلا جھجک کومنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ضرور حل کیا جائے گا. آئیے تو بڑھتے ہیں ایگزامپلز کی طرف اور ہم سیکھیں کہ کس طرح یہ رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. جی عزیز طلبہ، تو ہمارے پاس فرسٹ ایگزامپل ہے دے سے وی ہیو ڈن آر ڈیوٹی. یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے. اب ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سالو کریں گے. ہم نے لفظ بلفظ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہے دے سے. دے سے سیم آ جائے گا. سے کے ساتھ چونکہ ٹو نہیں ہے اور اس کا آبجیکٹ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو چاہیں تبدیل کریں یا چاہیں نہ کریں. تو اس صورتحال میں فی الحال ہم ان کو تبدیل نہیں کر رہے، تو یہ سیم ہے دے سے. اب ہم انورٹڈ کاماز کو ہٹا کر دیٹ لگاتے ہیں تو یہ ہو گیا دے سے دیٹ. انورٹڈ کاماز کے فوراً بعد ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ ایگزامپل میں ہے وی. وی چونکہ فرسٹ پرسن پلورل ہوتا ہے، لہٰذا یہ تبدیل ہوگا رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی دے کے مطابق، جیسا کہ ایرو کے ذریعے مینشن بھی کیا گیا ہے. اب وی جو ہے وہ تبدیل ہو کے آ گیا ہے دے. وی ہیو ڈن آر ڈیوٹی، تو یہ تبدیل ہو گیا دے ہیو ڈن دیئر ڈیوٹی. اگر آپ غور کریں تو آر جو ہے وہ بھی گرین کلر میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ فرسٹ پرسن پلورل وی کا پوزیسو ایڈجیکٹو ہے، لہذا اس کو ہم نے دے کے پوزیسو ایڈجیکٹو دیئر سے چینج کر دیا ہے. تو اس طرح ہماری جو انڈائریکٹ سپیچ ہوئی وہ ہے دے سے دیٹ دے ہیو ڈن دیئر ڈیوٹی. ایگزامپل نمبر 2 کی طرف دیکھیے. اب ایگزامپل نمبر 2 میں ہمارے پاس ہے the teacher says to me you have done your work very well. یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ سپیچ ہے. تو آئیے اس کو تبدیل کرتے ہیں. the teacher سیم رہے گا. says to، اب says کے ساتھ to موجود ہے، لہذا یہ tells میں تبدیل کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کا سینٹینس جو ہے وہ رانگ ہو جائے گا. the teacher says to me چینج ہو کر بنا the teacher tells me. انورٹڈ کاماز ہٹا کر دیٹ لگایا. اب ڈائریکٹ سپیچ میں ہمارے پاس انورٹڈ کاما کے فوراً بعد جو سبجیکٹ ہے وہ ہے یو، جو کہ سیکنڈ پرسن ہے، اور سیکنڈ پرسن جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ کے مطابق، جبکہ وہاں پہ ہمارے پاس ایرو کے ذریعے مینشن کیا گیا ہے کہ وہاں پہ می موجود ہے. چونکہ انورٹڈ کاما کے شروع میں یو ایز اے سبجیکٹو پروناؤن ہے، لہذا می کا بھی ہم سبجیکٹو پروناؤن آئی یوز کریں گے. تو یہ ہو جائے گا
I have done my work. your अगर आप देखें तो your भी ग्रीन कलर में है, यानी वो भी तब्दील किया जा चुका है my में, क्योंकि your ये भी सेकंड पर्सन का जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, जो कि तब्दील होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, जो कि मी है, और मी का जो पोजेसिव है वो है माई। लिहाजा यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया माई वर्क वेरी वेल। अब मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ, गौर करिए। द टीचर सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल, और ये इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है। द टीचर टेल्स मी दैट आई हैव डन माई वर्क वेरी वेल। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, he says she has written me a very encouraging letter। ये एक डायरेक्ट स्पीच है। अब इसमें हम वन बाय वन तब्दीलियां करते हैं। तो आइए, he says चूंकि says के साथ to नहीं है और उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसको हम चाहे तब्दील करें चाहे ना करें, तो हम इनको फिलहाल तब्दील नहीं कर रहे। तो ये है he says, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगा दिया। she चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और हमने 1 2 3 SON यानी 1 2 3 सन फार्मूला में पढ़ा था कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, लिहाजा शी का शी ही हमारे पास आ जाएगा। ही सेज दैट शी हैज रिटन। अब इसके बाद हिम जो है वो तब्दील किया गया है, जो कि ग्रीन कलर में है। अगर आप देखें तो मी में हमने एक एरो हेड लगाया है जो कि मी को ही के मुताबिक चेंज करने के लिए कह रहा है। तो मी चूंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, लिहाजा जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होते हैं और वहां पे ही मौजूद है, लिहाजा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आया है। तो ये सेंटेंस बना है, he says that she has written him a very encouraging letter। ये एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की गई है। ये तीनों एग्जाम्पल्स में हमने जो रिपोर्टिंग स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसमें सबसे पहले वी फर्स्ट पर्सन यूज किया, जो कि बाहर वाली स्पीच जो है उसके सब्जेक्टिव के मुताबिक तब्दील हुआ, और उसका आवर ड्यूटी जो है वो भी चूंकि फर्स्ट पर्सन से रिलेट करता था तो वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक देर बन गया। दूसरे एग्जाम्पल में हमने यूज किया यू, जो कि सेकंड पर्सन है और तब्दील होता है ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट में हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में मी मौजूद था, लिहाजा इस वजह से उसका मी का सब्जेक्टिव केस हमने आई यूज किया, और योर वर्क की जगह हमने योर चूंकि सेकंड पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव था, इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह मी जो कि मौजूद है उसका पोजेसिव एडजेक्टिव माय वर्क हमने यूज किया। तो थर्ड एग्जांपल में हमने जो सब्जेक्ट है वो देखिए उसका कलर हमने तब्दील नहीं किया क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते, लेकिन इसी सेंटेंस में यूज किया गया फर्स्ट पर्सन मी जो है वो तब्दील होता है और वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के मुताबिक तब्दील होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस हिम यहाँ पे आता है। तो उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तौर पर समझ चुके होंगे और अब आप इस काबिल होंगे कि आप कम से कम प्रोनाउन जो है उसको चेंज कर सकें। तो आइए कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखी हैं ताकि आप उन पे काम करके अपनी वैलिडिटी को चेक कर सकें कि आप किस हद तक आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं। Dear students, it is time to check your understanding. So go through the following sentences and try to change the narration. So first example, he says, I want to speak to you. So there is a speech commas so that it is an direct speech जिसको आप change करेंगे indirect में। इस तरह second example है, she says we love and respect our neighbors very much. Example number third, he says I have not heard the latest news about her. He says to me I love my country. Example number 5, he will say to us we play hockey.
امید ہے کہ آپ ان کو چینج کر پائیں گے، لیکن پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سینٹینس نہ سمجھ آ رہا ہو، تو آپ بلا جھجک کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہوں گے، ہم ضرور ان کو آنسر کریں گے۔ تب تک کے لیے جو ہے وہ فی امان اللہ۔ اگلی ہمارے پاس جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم چینج ان دا یوز آف سرٹن ورڈز کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ پائے ہوں گے۔ تب تک فی امان اللہ۔